हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हम अक्सर रॉकेट लॉन्चेस देखते रहते हैं, उपग्रहों को या फिर सैटेलाइट्स को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होता हुआ देखते हैं। विश्व की कई सारी अंतरिक्ष एजेंसियां ऐसी हैं जो इस तरह के प्रक्षेपण करती है। इसी कड़ी में भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी यानी इसरो का भी नाम आता है, जो इस तरह के प्रक्षेपण करने में सफल और बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी के रूप में जानी जाती है। तो इसरो द्वारा कई सारे ऐसे लॉन्चेस किए गए हैं, या फिर विश्व के अन्य देशों के द्वारा, खासतौर से यूएसए की बात करें या एक समय सोवियत यूनियन, आज के समय रशिया की बात करें, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रक्षेपण किए हैं। जब भी ऐसे प्रक्षेपण होते हैं, वो सफल हों या असफल हों, हम तकनीक का उन्नयन होते हुए देखते हैं। तकनीक बढ़ती है, रॉकेट्स लॉन्च होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या देखने को मिलती है। हम खुश तो हो जाते हैं कि रॉकेट सफल रहा, प्रक्षेपण सफल रहा, लेकिन वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने अब यहाँ पर भी एक चिंता जाहिर कर दी है, जैसे जैसे आने वाले समय में रॉकेट्स का प्रक्षेपण बढ़ता जा रहा है। तो रॉकेट्स जब अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, तो उस दौरान रॉकेट से गिरने वाले जो उसके उपकरण हैं, वो पृथ्वी पर वापस आते हैं और कचरे के रूप में दिखाई देते हैं, और ऐसे कचरे जो किसी भी जगह गिर सकते हैं। इसके अलावा जो अंतरिक्ष कचरे या अंतरिक्ष मलबे वाली बात है, वो विशेष रूप से यूपीएससी के सिलेबस के अंतर्गत मेंशन है। अंतरिक्ष तकनीक के अंतर्गत उसका जिक्र मिलता है कि हम स्पेस डेब्रिस को कैसे कम करेंगे। हालांकि वह एक बहुत बड़ा विषय है, जहां पर सैटेलाइट्स और बाकी चीजों को भी शामिल कर लिया जाता है। इसका एक स्पेसिफिक फॉर्म है रॉकेट से गिरने वाला कचरा, इस पर हम आज बात करेंगे। तो टॉपिक क्या है? रॉकेट लॉन्च से गिरने वाले अंतरिक्ष कचरे पर क्या है विशेषज्ञों की चिंता, और किस तरह से यह कचरा बनता है, रॉकेट किस तरह से लॉन्च होता है, कुछ इन्हीं विशेष चीजों पर नजर रहेगी। तो रॉकेट स्टेजेस एंड अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज, यहाँ पर ये न्यूज आई है कि रॉकेट कैसे लॉन्च होते हैं और यहाँ पर अनकंट्रोल्ड यानी अनियंत्रित तरीके से कैसे पुनः प्रवेश पृथ्वी की कक्षा में उनका होता है। तो चर्चा क्यों की गई है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद जानेंगे रॉकेट लॉन्चेस के किस तरह से चरण होते हैं जहां पर ये समस्या आती है, अनियंत्रित पुनः प्रवेश कैसे होता है, चिंता के क्या क्या विषय हैं, क्या समाधान हो सकता है, और एक सवाल जो कि आपसे मेंस के स्तर पर पूछा जा सकता है, विश्लेषण करने के लिए आपसे कहा जा सकता है। यस पेपर 3 विज्ञान एवं तकनीक, और खासतौर से अंतरिक्ष तकनीक, और उसमें भी स्पेस डेब्रिस वाला यहाँ पर टॉपिक जुड़ जाएगा। तो खबर क्यों आई है, खबर क्यों चर्चा में है, इस पर जानने के लिए समझें। एक इंस्टीट्यूट है द आउटर स्पेस इंस्टीट्यूट, इसे कहते हैं OSI। ये सर्वे करते हैं अंतरिक्ष की तकनीक को बढ़ावा देने के लिए, अंतरिक्ष के अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए। कई सारे विशेषज्ञ, कई सारे लोग एक साथ मिलकर के यहाँ पर आते हैं। इन्होंने एक पेपर जारी किया था जहां पर लगभग 140 से अधिक विशेषज्ञों ने अपने दस्तखत किए हैं। बात यहाँ पर किस मुद्दे को लेकर के है? यहाँ पर लिखा हुआ है रिड्यूसिंग रिस्क फ्रॉम अनकंट्रोल्ड री एंट्रिंग ऑफ रॉकेट बॉडीज एंड अदर स्पेस ऑब्जेक्ट्स। तो इन्होंने क्या कहा है कि हमें ऐसे सुरक्षा उपायों को अपनाना है जिसके तहत जो रॉकेट हम लॉन्च करते हैं उससे वापस आने वाले मलबों को कम किया जा सके। तो हम रिड्यूस रिस्क, उससे आने वाले जो खतरे हैं, जो संभावनाएं हैं, उनको रोक सकें। और यहाँ पर इन्होंने कई सारी अंतरिक्ष एजेंसियों के जो अध्यक्ष हैं उनको भी संबोधित किया है, जैसे नासा, CNSA, यहाँ पर रॉसकॉस्मोस, ESA। आपको याद होगा इसके पहले हमने इन अंतरिक्ष एजेंसियों के बारे में भी जिक्र किया है कि कौन सी एजेंसी किस देश की है, जैसे ये US की है नासा, ठीक, CNSA चीन की है, रॉसकॉस्मोस रसिया की है, ठीक, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और यहाँ पर ही आपको जिक्र दिखाई देगा इसरो का, जहाँ पर श्रीधर सोमनाथ जी का भी नाम आया है, जो कि इसरो के चेयरपर्सन है। तो अब समस्या ये आई कि यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो रॉकेट्स हैं जो हम लॉन्च करते हैं, उससे गिरने वाले चरण को लेकर के समस्या है। तो रॉकेट लॉन्चेस के चरण को देखते हुए हम इसकी शुरुआत करेंगे। रॉकेट के लॉन्चेस की शुरुआत अगर हम देखें तो सोवियत संघ द्वारा हमें 1957 में पहला एक प्रक्षेपण दिखाई देता है, जहां पर उन्होंने स्पुतनिक 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया था। अभी वर्तमान में हम पृथ्वी की कक्षा में देखते हैं तो लगभग 6000 या उससे भी अधिक सैटेलाइट मौजूद हैं। इन सैटेलाइट के लॉन्च करने में आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा प्रक्षेपण किए गए होंगे। लगभग 5000 से अधिक लॉन्चेस किए जा चुके हैं, और इसमें जो अधिकांश सैटेलाइट हैं वो LEO में है, यानी लो अर्थ ऑर्बिट में, और कई सारी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भी है, यानी भूस्थितिक कक्षा। 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, और LEO को लगभग 100 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मानते हैं। इसमें से कई सारे जो रॉकेट्स हमने लॉन्च किए, आज के समय में तकनीक इतनी उन्नत होती हुई दिख रही है, जहां पर पुनः प्रयोज्य रॉकेट की बात आती है, रीयूजेबल रॉकेट सिस्टम।
लेकिन ये सभी देशों द्वारा आज के समय में उपयोग नहीं किए जा रहे। कई देशों में ये अभी डेवलपिंग फेज में है। तो रॉकेट लॉन्चेस की संख्या में आज के समय वृद्धि होती जा रही है। छोटे छोटे जो उपकरण है, सैटेलाइट्स है, वो भी बनते जा रहे हैं, तो लॉन्चेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब रॉकेट लॉन्च के कौन कौन से चरण है जिनको लेकर के समस्या है। देखिए, कई सारे रॉकेट्स हैं, कई अलग अलग तरह के हैं। उसमें किसी रॉकेट में 2 चरण है, किसी में 3 चरण है, किसी में और एक्स्ट्रा चरण है। जैसे उदाहरण के लिए सामान्य रॉकेट को आप समझ लीजिए, ये रॉकेट 3 चरण का है। इसमें पहला चरण आप इसकी लंबाई के हिसाब से देखेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेज में यहाँ पर आपको बूस्टर दिखाई देगा, ठीक, इसमें किसी एक तरह के ईंधन का इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद इसका एक इंजन लगा है जिसको आप इंटर स्टेज कह रहे हैं। उसके ऊपर एक और चरण है जहाँ पर लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है। उसके ऊपर एक और चरण है जो अलग तरह से काम करेगा। उसके ऊपर एक कैप लगी हुई है जहाँ पर पेलोड रखा हुआ है। तो ऐसा इसको क्यों बनाया? इसके डिज़ाइन को आपको पता है कि किसी भी रॉकेट का निर्माण इस तरह से क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर एक सीधे तौर पर रॉकेट को बना दिया जाएगा तो जैसे ही वो रॉकेट अपनी ऊंचाई को प्राप्त करेगा उसको पृथ्वी की कक्षा छोड़ने तक उसका लगभग ईंधन खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? फिर ईंधन को बढ़ाएंगे। ईंधन बढ़ाने के लिए उसका वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा और ज़्यादा ईंधन का उपयोग करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? इसको स्टेजेस में बनाएंगे कि एक जो चरण है इसको एक निश्चित ऊंचाई तक ले जाने के बाद ये चरण इससे अलग हो जाए और इसका वजन और कम हो जाए, जिससे अगले चरण को और कम मेहनत करनी पड़े, उसके ऊपर वाले को और कम करनी पड़े और अंत में हमारा जो पेलोड है जो लेकर के वो गया है वो उसकी कक्षा में वो स्थापित कर सके। अब इसमें ही कुछ और चीज़ें जुड़ती हैं। जैसे यहाँ पर बूस्टर दिख जाएंगे आपको, जैसे ये GSLV लिया हुआ है इसरो का, तो यहाँ पर बूस्टर लगा दिए गए और ये भी बीच में अलग हो गए ताकि अतिरिक्त वजन को और ऊपर ले जाया जा सके। कैसे लॉन्च करेंगे इसे? इसके एक बार चरण को समझिए। जैसे रॉकेट लिफ्ट ऑफ कहते हैं, यानी इसको छोड़ना। इसको जब हम पृथ्वी से लिफ्ट ऑफ कराते हैं तो कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद इसके बूस्टर मान लीजिए अलग हो गए। उसके बाद ये कुछ और ऊंचाई पर गया, इसका अगला चरण अलग हो गया, और ऊंचाई पर गया, इसका अगला चरण अलग हो गया। तो इस तरह करते करते ये अंत में फिर स्पेसक्राफ्ट के ऊपर भेज देगा। ये जो भी पेलोड के रूप में लेकर के गया है उसको ऑर्बिट में स्थापित कर देगा। अब यहाँ पर 2 स्थितियां हो सकती हैं। पहली ये कि ये जो इसके द्वारा छोड़े गए यहाँ पर उपकरण आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? वापस से पृथ्वी पर गिरेंगे। तो एक हो सकता है सीधे आकर के गिर जाए। दूसरा तरीका क्या है? तो इस दूसरे तरीके में क्या होगा, मान लीजिए अभी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इसरो इसका विकास कर रहा है, तो इसमें कैसे काम होगा समझना है कि एक रॉकेट जब लॉन्च हुआ वो अलग अलग चरणों में है, जैसा हमने पीछे चर्चा की। तो ऐसा हो सकता है इसका एक चरण जब अलग होगा तो इसका जो ये वाला बूस्टर है इसको हम वापस से पृथ्वी पर या धरती पर ले आएंगे, धीरे धीरे इसको बूस्ट देते हुए। सीधे गिरेगा तो गिर करके टकरा करके टूट जाएगा जमीन में, तो धीरे धीरे बूस्टर का इस्तेमाल करते हुए इसको लाएंगे और किसी महासागर में उतार लेंगे। इसके आगे जो इसका स्पेस शटल गया हुआ है इसको भी धीरे से लैंड करा लेंगे। अब इसके 2 फायदे हैं। पहला तो ये कि हमने जो उपकरण भेजे हैं वो वापस से हमें प्राप्त हो गए, हम इसको एक रखरखाव करके दोबारा से रिफर्बिश करके पुनः उपयोग में ला सकते हैं। दूसरा ये है कि ये दोबारा से पृथ्वी पर नहीं गिरेगा, कचरे के रूप में नहीं गिरेगा, जिसकी अपनी तरह की समस्याएं हैं। वापस से गिरने पर क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं तो देखें। तो रॉकेट स्टेजेस जब वापस से गिरती हैं इसको कहते हैं अनियंत्रित पुनः प्रवेश, यानी कि उसको किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं किया गया। तो इंटरनेशनल स्पेस सेफ्टी फाउंडेशन की 2021 की रिपोर्ट बताती है कि अगर वो जो टुकड़े वापस से गिर रहे हैं, अगर वो पृथ्वी पर वापस आने के दौरान पूरी तरह से जल करके नष्ट नहीं होते, यानी कि कोई भी बाहरी कण जब पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी की परतों की वजह से वायुमंडलीय परतें उसको जला देती हैं, घर्षण इतना ज़्यादा होता है। अगर वो जो गिरा है उपकरण वह इतना बड़ा है कि पूरी तरह से नहीं जल सका और लगभग 300 ग्राम के आसपास भी रह गया या इससे ज़्यादा के द्रव्यमान का रह गया, तो पृथ्वी से जो फ्लाइट्स जा रही होती है अगर वो उससे टकराता है तो वह विमान पूरी तरह से नष्ट हो सकता है और उसमें मौजूद लगभग सभी लोग दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। इसके अलावा जब वो पृथ्वी पर प्रवेश करते हैं तो कुछ इस तरह से जलते हुए दिखाई देते हैं। अगर पूरी तरह से जल गया तो ठीक है, नहीं जल पाया तो कई तरह के खतरे हो सकते हैं, ये एक बात है। इसके अलावा चिंता के विषयों में एक बात ये भी है कि अभी तक हमने देखा कि रूस, चीन और अमेरिका प्रमुख रूप से इस तरह के रॉकेट प्रक्षेपणों को करने में आगे रहा है। आज के समय हमें दिखाई देता है कि चीन इस तरह के बहुत ज़्यादा प्रक्षेपणों को करता जा रहा है और इस तरह की न्यूज़ कई बार आई है जहां पर चीन के द्वारा किए गए लॉन्चेस के दौरान जो भी रॉकेट्स के टुकड़े थे वो कई अलग अलग देशों में गिरे हैं। जैसे कि
चीन का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट, उसके टुकड़े इसके पहले कई देशों में जाकर के गिर चुके हैं, भारत में, इंडोनेशिया में और आसपास जो भी देश हैं। इसके अलावा अमेरिका उन देशों में शामिल है जिसने इस तरह के पहले के समय में इतिहास में बहुत ज्यादा प्रयोग किए हैं, और आज के समय में ऐसा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर या गैर जिम्मेदाराना व्यवहार चीन का दिखाई दे रहा है। 2016 में इंडोनेशिया में स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के भी कई सारे हिस्से गिरे थे, जहां पर 2 रेफ्रिजरेटर के आकार के ईंधन टैंक्स उनके मौजूद थे। अब आप सोच सकते हैं कि ईंधन टैंक्स में अगर ईंधन होता तो वो ब्लास्ट भी कर सकता था। ठीक, इसके अलावा उससे वहां पर गिरने से पर्यावरण को कितना ज्यादा नुकसान है, वायुमंडलीय और स्थलीय रासायनिक संदूषण या प्रदूषण का जोखिम है। अगर रसायन फैल जाएगा तो भी नुकसान होगा, अगर वो रसायन महासागरों में भी गिरा तो वहां पर भी नुकसान होगा। ठीक, इसके अलावा जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, ऐसा देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा नुकसान उनको होगा क्योंकि वहां पर जनसंख्या भी ज्यादा है, उनके पास तकनीक भी कम है। तो यूएस की ऑर्बिटल डेब्रिस मिटिगेशन स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस एक संस्था है जो बताती है कि हमें किस तरह के मानकों का उपयोग करना चाहिए। वो मान करके चलते हैं कि जो टुकड़े गिरते हैं उनका रिस्क 0.01% के आसपास हमें रखना चाहिए, या फिर जो स्पेस एजेंसीज उनका उपयोग कर रही हैं उनको करना चाहिए। उसके बावजूद जो कई सारे लॉन्चेस हैं, नासा की तरफ से हो या किसी और की तरफ से, वहां पर इसका उल्लंघन दिखाई देता है। इसके अलावा ऐसा कोई भी आज के समय अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं है जो इस तरह के मुद्दे को एड्रेस करता हो, कि जहां पर इस तरह के रॉकेट्स का जिक्र देखने को मिले कि हमें रीयूजेबल रॉकेट्स का इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसमें एक समस्या ये भी आती है कि जो रीयूजेबल रॉकेट्स हैं उनको बनाने में बड़ी तरह की दिक्कतें हैं। ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा लागत लगेगी। हालांकि लागत एक बार लगेगी, दोबारा में उसका उपयोग का लाभ है, लेकिन लागत लगेगी, वहां पर तकनीक इस्तेमाल करनी है। उनके डिजाइन्स को भी इस तरह से बनाना होगा कि अगर वो वापस आ रहा है तो उसमें कुछ ऐसे पंख हो जो उसको ग्लाइड करा के उतार लें, या फिर ऐसे बूस्टर्स लगाए जाएं ताकि उनकी सॉफ्ट लैंडिंग हो सके, अगर हार्ड लैंडिंग होगी तो वो टूट जाएंगे। तो कई तरह की तकनीक की डिमांड है। ठीक, इसके अलावा एक कन्वेंशन है, लायबिलिटी कन्वेंशन 1972 का। इसमें यह कहा गया है कि अगर ऐसा कोई नुकसान होता है, दुर्घटना होती है ऐसे किसी लॉन्च के बाद, तो उसकी भरपाई की जाएगी। ठीक, तो भरपाई की तो बात है, भुगतान की तो बात है, लेकिन उसको रोकने की बात यहाँ पर शामिल नहीं है। इस तरह के हमें उपयोगों को रोकना है, इस तरह के प्रयोगों को रोकना है कि ऐसे रॉकेट्स को ही लॉन्च करने से रोका जाए, या फिर उसकी कोई सीमा निर्धारित कर दी जाए ताकि उससे ज्यादा रॉकेट्स का लॉन्च ना किया जाए। इसके अलावा हमें पता है कि अंतरिक्ष में दूसरी समस्या बहुत बड़ी जो है, जो इस टॉपिक के बड़े रूप के तौर पर आपको जाननी है, वो है अंतरिक्ष मलबा। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े, ये क्या है? ये सभी सैटेलाइट के मलबे हैं। वो सैटेलाइट्स जो कभी भेजे गए थे, लंबे समय तक काम करने के बाद आज ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं या फिर उपयोग में नहीं है, वो कहाँ गए? वो वहीं पर तो तैर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कभी धीरे धीरे वो अपनी कक्षा से हटने के बाद पृथ्वी की ओर आए और पृथ्वी पर वापस आ जाएं, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी की सतह की ओर आने लगे। ऐसा हो सकता है कि कई सारे जल करके राख हो जाएं, लेकिन कुछ वापस से पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाएं, और ऐसा होता भी है। तो ये एक बड़ी समस्या है जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान है और सबसे ज्यादा लोगों के जीवन को भी नुकसान हो सकता है, जिसको लेकर के उस पत्र में बात की गई है। तो समाधान के क्या उपाय हो सकते हैं? पहली बात यह कि यहाँ पर नियंत्रित रूप से जो रीयूजेबल रॉकेट सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया जाए, इसकी तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, या फिर कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो और देशों पर बाध्यकारी हो कि उन्हें इस तकनीक का इस्तेमाल करना है। क्योंकि जैसे जैसे हम तकनीक बनाते जा रहे हैं, हमारे पास चीज़ें आसान हो रही हैं, ऐसे में उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और देश इसीलिए इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आज के समय, क्योंकि लागत ज़्यादा है। लेकिन लागत से ज़्यादा उस उपकरण के नुकसान को देखना होगा, उसका असेसमेंट करना होगा, इससे होने वाला नुकसान ज़्यादा है या फिर लागत को देखा जाए। तो आज के समय महासागरों का उपयोग भी किया जा सकता है। जैसे इसरो का अगर आप उदाहरण देखेंगे तो एक रीसैट 2 सैटेलाइट था जो कि इसरो ने 2009 में भेजा था। लंबे समय तक वह उपयोग में आया, वापस से जब वह पृथ्वी की ओर आया तो उसको हिंद महासागर के पास कहीं पर गिराया गया, जिससे किसी को भी नुकसान नहीं हुआ। तो कुछ ऐसे उपयोग किए जा सकते हैं। इसके अलावा बाध्यकारी स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को बनाना होगा जहां पर देश अपनी जिम्मेदारी को समझें। और आने वाले समय में चूंकि अंतरिक्ष के उपयोग को लेकर के डिमांड बढ़ती जा रही है और विजनरीज भी ये मान करके चलते हैं कि हमें अंतरिक्ष का उपयोग बढ़ाना है। जैसे एलॉन मस्क के उदाहरण आप ले लें, उनका कहना है कि आने वाले समय में हम चांद पर और मंगल पर स्पेस फ्लाइट्स भेजेंगे।
तो इनका उपयोग कैसे होगा? रॉकेट्स की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, लॉन्चेस की डिमांड बढ़ेगी, ऐसे में कचरा भी बढ़ेगा। तो उन कचरे को लेकर के, उनसे होने वाले नुकसान को लेकर के अभी से ही किसी समझौते पर पहुंचना एक समझदारी भरा कदम होगा। तो आज के समय कई सारे देश ऐसे हैं जो इस तकनीक पर काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े रॉकेट्स तो बना रहे हैं। जैसे आज के समय फैल्कन 9 जो रॉकेट है, उसका एक मॉडल है जो कि रीयूजेबल हो सकता है, उसको रीयूज में लिया जा सकता है। इसके अलावा बाकी देश भी अलग अलग स्तर पर ऐसे रॉकेट्स का विकास कर रहे हैं। क्योंकि यूज करने के लिए यहाँ पर एक बात ये भी है कि जो रॉकेट्स हैं वो अलग अलग तरह से उपयोग में आ सकते हैं। जैसे कोई रॉकेट है वो पूरी तरह से रीयूजेबल होगा, कोई रॉकेट ऐसा होगा जिसके कुछ चरण को हम उपयोग कर सकेंगे। तो इस तरह की तकनीक का विकास फिर हो रहा है। चलिए, आज का सवाल क्या है? प्रश्न है, अंतरिक्ष कचरा क्या है? वर्तमान रॉकेट लॉन्च किस तरह से इस समस्या को बढ़ा रहे हैं? चर्चा कीजिए। 250 शब्दों में आपको इस प्रश्न का उत्तर फ्रेम करना है। और यह टॉपिक अपने आप में बहुत सेंसिबल है और इसको पूछे जाने की संभावना अक्सर होती है, खासतौर से मेंस में। तो चूंकि ऐसा जब भी अपडेट आता है तो इस तरह के सवाल बनते हुए दिखते हैं। तो इसको ठीक से पढ़िएगा और अपनी तैयारी जारी रखिए। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। शुक्रिया।